टू बी इट रिकमेंडेड वॉक है कि 20 to 30 मिनट्स वीक में अराउंड 5 days a week इज गुड इनफ, दैट इज रिकमेंडेड। अगर आप 2 घंटे चलोगे, स्पेशली आई हैव सीन पीपल कि जो 50 और 60 के बाद भी वो स्किपिंग करते हैं, वो दैट इज रियली रियली हार्मफुल घुटने के लिए। और अगर आपका फुटवेयर अच्छा नहीं है, जूता अच्छा कंफर्टेबल नहीं है, कुशन वाला नहीं है, खासकर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वॉक्स नहीं है, वॉकवेज वैसे नहीं है, वॉक करने के काबिल वॉकवेज नहीं है, हम रोड में करते हैं, कंक्रीट पे करते हैं, दैट इज नॉट गुड न्यूज़ एट ऑल, घुटनों के लिए नहीं है घुटना। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉक भी करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो एकदम 2 दिन में ही फिट होना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वी एंड अप इन ट्रबल। और उसके बाद घुटने दर्द करने शुरू हुए। बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया आपने कि इसमें वाकई हमें देखना चाहिए कि रिकमेंडेड कितना है। सर्दियाँ आ रही हैं और कुछ हद तक आ भी चुकी हैं, और सर्दियों में अक्सर जोड़ों का दर्द, पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आपकी टांगें दर्द कर रही हैं। बहुत पुराना ज़ख्म था, वो हील तो हो गया, लेकिन अब भी मेरी नी कैप में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। और कई बार आपकी जोड़ों का दर्द, आपके लिगामेंट का दर्द, आप उसको कंफ्यूज करते हैं दिल के दर्द के साथ। ये तमाम वो जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों की क्या वजूहात हैं, सर्दियों में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और कोविड-19 के चलते डॉक्टरों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर उन डॉक्टरों को जिनका काम ही सर्जरी के साथ है। मेरे साथ इस वक्त ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर अब्दुल गनी मेरे साथ हैं, प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द यूनिट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, सर्दियाँ आ रही हैं, सबसे पहले तो कोविड-19 को लेकर जो रिसर्च अभी तक हुई है वो ये बताती है कि सर्दियाँ जो हैं वो कोविड-19 के कोरोना वायरस के लिए एक तरह से वरदान साबित होती हैं। कोरोना वायरस जो है ये सरफेसिस पे भी लंबे समय तक सर्वाइव करता है। तो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन जी, आपने मार्च 24 से लेकर अभी तक कैसे इस कोविड-19 के साथ और सर्जरी के साथ डील किया, और अब कितना मुश्किल काम हो चुका है आपका क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं? सॉरी, बेशक बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे ज़रूरी था, अनफॉर्चुनेटली जब शुरू में ये चीज़ आई थी तो फियर साइकोसिस, फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा पीक पे था। वो एक आम कॉमन बंदे को भी था और ओबियसली डॉक्टर्स को, बिकॉज हम लोग फ्रंट पे डायरेक्टली पेशेंट के साथ काम कर रहे थे, चाहे वो कोरोना पेशेंट था या नहीं, बट जो भी पेशेंट आता था वो प्रिज्यूम था कि हो सकता है वो कोरोना हो, वो ये सिम्टोमेटिक हो, और हमारा कंटैक्ट डायरेक्टली पेशेंट के साथ होता है, लॉन्ग टर्म कंटैक्ट होता है, तो ओबियसली फियर फैक्टर ज़्यादा था। उस सूरत में स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिकॉज नंबर ऑफ़ पेशेंट जो विद इंजरी या जिनको ज़रूरत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की थी, नंबर ऑफ़ पेशेंट भी कम हुए थे, बिकॉज लोग आउटडोर में निकल नहीं रहे थे, एक्सीडेंट नहीं हुए थे, तो नंबर पेशेंट का कम था, तो मैनेज भी हो गया। उसमें भी हमने उन दिनों में भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्विसेज पेशेंट को नहीं मिली या कुछ इतना, कैटेगराइज किया पेशेंट को कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, जिनको बड़ा ज़्यादा अर्जेंसी, वो एक रेड कैटेगरी में चले गए, जो थोड़ा सा लेस अर्जेंसी है येलो कैटेगरी में, और जो बिल्कुल वेट कर सकते हैं 2-4 महीने में, जिनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे किसी का जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है तो उसको ग्रीन कैटेगरी में डाल दिया। आइडिया वो था कि जो अर्जेंट चीज़ें हैं वो इन कोरोना में भी डील हो जाए, जिससे डिले होने से उसको बड़ा ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ में या अदरवाइज फ़र्क ना पड़े, फ़र्क पड़ सकता है, वो इमीडिएटली डील किया। आस्ता आस्ता जैसे जैसे सिचुएशन थोड़े बहुत, हालांकि नंबर ऑफ केसेस बढ़े, लेकिन एसओपी क्लियर हो गई, ट्रीटमेंट डिफाइन हो गई, प्रोटेक्टिव किट्स जो बेटर आ गए, अवेलेबिलिटी हो गई, उसमें यह है कि हमें डील करना थोड़ा सा बेटर हुआ। हालांकि स्टिल रिस्क और नंबर ऑफ केसेस, हमारे अपने डॉक्टर्स कोलीग आसपास जितने भी रेजिडेंट हैं, काफ़ी जो सफ़र भी किए, कुछ काफ़ी ज़्यादा बीमार हुए, कुछ थोड़ा बहुत एसिम्प्टोमेटिक निकल आए, बट हैविंग सेड दैट उसमें हमने डील करना थोड़ा सा बेटर हुआ कि एसओपी तैयार हो गया, हमें पता टेस्ट को आके ऑपरेट करना है, बगैर टेस्ट के नहीं करना, अनलेस अनटिल बड़ा ज़्यादा लाइफ सेविंग या लिम्ब थ्रेटनिंग सर्जरी है तो वो तो इमीडिएटली करनी है, और जब रैपिड टेस्ट आ गया उससे भी काफ़ी हेल्प होगी इमीडिएटली, बिकॉज RT-PCR 1-2 दिन लगते थे मिनिमम। सो उस तरीके से चीज़ें अब डिफाइन ज़्यादा होगी। हालांकि स्केयर है, और ख़ासकर सर्जरी करते हो, बिकॉज सर्जरी करते हो हमारा कंटैक्ट टाइम बढ़ जाता है, और ऐसे आपने को ऑब्वियसली पता है कि कोरोना का ये है कि कंटैक्ट टाइम जितना ज़्यादा हो इतना रिस्क है ट्रांसमिशन का ज़्यादा है। और सर्जरी में हमारा मिनिमम ऑन एन एवरेज 1 to 2 आवर्स का जो कंटैक्ट होता है पेशेंट के साथ, खासकर हम साथ में टूल्स यूज़ करते हैं जिसमें से वो वाइब्रेट या जो एरोसोल जिसको कहते हैं वो जनरेट होते हैं, जैसे हम ड्रिल यूज़ करते हैं,
कार्टरी मशीन होती है वो करते हैं यूज़, उसमें एरोसेल जनरेट होते हैं, उसमें सर्जन जो बाकी टीम होती है उसको काफ़ी रिस्क रहता है ट्रांसमिशन का। तो ऑब्वियसली हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, डबल प्रिकॉशन लेके पहले टेस्ट करके तो फिर ही ऑपरेट करते हैं। और साथ में पीपीई टाइप किट या कोई दूसरी टाइप की किट जो स्टेरलाइज किट होती है जिसमें जितना मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो सके तो वो करते हैं। डेफिनेटली लाइफ उतनी आसान नहीं रही जितनी थी, बट जस्ट होप इंशाल्लाह जल्दी चीज़ें सेटल हों। जी डॉक्टर साहब, आप N95 मास्क भी पहनते हैं, उसके अंदर भी मास्क पहन के रखते हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है? जो रेजिडेंट्स आपके साथ मिलकर ऑपरेशन करते हैं या पेशेंट को डील करते हैं, खासकर ऑर्थोपेडिक पेशेंट को डील करते हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है? क्या और ये जो मास्क है ये किस हद तक आपने देखा कि प्रिवेंटिव है, वाकई बचाता है इन्फेक्शन से? नहीं, मास्क डेफिनेटली एक ओनली मेजर है, मास्क डिस्टेंस जो अदरवाइज भी पब्लिकली भी नहीं, आप डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि आप जो लोग सर्जरी करते हैं आपका तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट कांटेक्ट है पेशेंट के साथ। जैसे खुद आपने कहा आप जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो आपके हाथों में इक्विपमेंट्स हैं, उन सब से आप इन्फेक्शन होने का खतरा तो है। होता है, इसमें कोई दूर नहीं। मास्क डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और मास्क के साथ हम जो थिएटर में जब ऑपरेट करते हैं तो हम फेस शील्ड, कुछ स्पेशल मास्क भी कुछ पर्सनल खरीदे हैं जो विद रेस्पिरेटर होते हैं, वो कॉमनली अवेलेबल नहीं होते। दे आर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ जो पूरा सील क्रिएट कर सकें फेस पे और नोज पे, और साथ में रेस्पिरेटर लगे होते हैं कि जिससे आप सांस भी ले सको बट आपको अदरवाइज कंटेमिनेशन के रिस्क जो है कम हो जाए। साथ में स्पेशल टाइप ऑफ किट्स जो सूट्स जो नॉर्मल हम जस्ट एक गाउन पहन के ऑपरेट करते हैं, कैप लगाते हैं, इस वक्त पूरा हुड हम कवर करते हैं, अपना फेस शील्ड होता है उसमें प्रोटेक्ट पूरा होता है, इवन शू कवर भी होता है सारा, ताकि पूरी बॉडी कवर होके। एंड देन वी आल्सो ट्राई टू डू कि जितना मिनिमल कंटैक्ट टाइम मस्ट है उतना ही करके तो बाहर निकले, पेशेंट का सर्जरी भी अच्छा हो जाए और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी चीज़ों को तो पीपीई किट से परेशानी नहीं होती? क्योंकि मैंने देखा कि पीपीई किट को लेकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी बहुत मुश्किल है 2-3 घंटे पीपीई किट में निकालना, डिफ़िकल्ट हो जाता है सांस लेना, और अगर अब तो सर्दियां हैं तो चलो हो सकता है थोड़ी सिचुएशन ईज आउट हो जाए, लेकिन गर्मी में तो मुझे लगता है बड़ी परेशानी थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, खासकर हमारे यहाँ जो टेम्परेचर जैसा था, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बेस्ट ऑफ द थिएटर कंडीशन भी नहीं होती सो फॉर टेम्परेचर कंट्रोल इज कंसर्न, तो दैट वाज अ मेजर डिफिकल्टी। और उसमें पीपी किट में तो पहन के टू बी ऑनेस्ट ऑपरेट करना ऑलमोस्ट ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, लिटरली लाइफ थ्रेटनिंग पीपी किट ही बन जाती है। फॉरगेट अबाउट वायरस कब आएगा वो एक अलग इशू है, बट डायरेक्टली अगर पीपी किट पहन के आप 3-4 घंटे या 2-3 घंटे अगर थिएटर में काम करोगे, स्पेशली जो मौसम थोड़ा गुजर गया उसमें, तो नेचुरली रिस्क था। उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है कि डिस्पोजेबल किट आजकल आती हैं जो एक्चुअली उतनी गर्म नहीं है, इन द सेंस दैट वो आपको इतना एफिकेसी है उनकी, एफिकेसी है काफ़ी हद तक, आपका फेस शील्ड भी इनबिल्ट आती है, और साथ में उसका एडवांटेज है कि वो डिस्पोजेबल और स्टेराइल है। हमने जब थिएटर में जो भी सूट पहनना होता है इट हैज़ टू बी स्टेराइल, खाली पीपी किट से हम ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी हम कपड़े उस वक्त लगाने होते हैं कि उससे हमसे इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जब हम जख्म बोन क्रिएट करते हैं, चीरा देते हैं, इंसिजन देते हैं, तो काफ़ी रिस्क रहता है कि हमसे इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। तो उसमें हमने मैक्सिमम प्रोटेक्शन जैसे ग्लव्स, डबल ग्लव्स पहने होते हैं, हमने स्पेशल किस्म का जो नॉर्मल सिचुएशन में हमने गाउन जो स्टेराइल गाउन होता है, जो ऑटोक्लेव गाउन होता है वो पहनते हैं। इसमें डिस्पोजेबल पहन रहे हैं जो ऑलमोस्ट पीपी किट टाइप है, उतना लेकिन उतना बॉडी को अनकंफर्टेबल नहीं होता, आपकी प्रोटेक्शन भी हो जाती है और वो सर्व होता है। तो दैट इज एडजस्टेबल, जो एक तो स्पेशल काइंड ऑफ मास्क, दूसरा स्पेशल काइंड ऑफ जो ड्रेस है वो पहन के, और तीसरा ये करते हैं हम कि जो मस्ट सर्जरी है वही करो, जो सर्जरी 2-4 मिनट डिले हो सके जिसमें नुकसान हो, जैसे रिप्लेसमेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, या कोई आर्थोस्कोपी है जिसको हम इलेक्टिव सर्जरी कहते हैं, उसको बड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते अनलेस अनटिल पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम है। बट जो खुदा न खास्ता जो जैसे कैंसर का कोई पेशेंट है उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया या इन्फेक्शन है उसकी वजह से कुछ इशू हैं, या फॉर दैट में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, अदरवाइज इंजरी हुई, तो उसको हम प्रायोरिटी दे के तो ऑपरेट कर रहे हैं। जी सर, जैसे आपने कहा कि प्रायोरिटी देकर ऑपरेट करते हैं, डॉक्टर साहब कब से लगातार आपने हॉस्पिटल में दोबारा से ऑर्थोपेडिक सर्जरीज करनी शुरू की, या मार्च के बाद कितनी देर तक आप सर्जरी कर ही नहीं सके? पहले कितना पीरियड है सर? पहले जो 3 महीने में जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उसमें सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन जो रेड कैटेगरी, वो भी किए आप? वो किए उन दिनों, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप नहीं छोड़ सकते। रीज़न उसका ये है जैसे स्पाइन इंजरी है, या फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड फ्रैक्चर जिसको ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, या फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉइंट में पास हो जाए या हड्डी में पास हो जाए, वो किसी भी सिचुएशन में वेट नहीं कर सकता। ये आपने मार्च 24 के बाद भी किए? उस वक्त जो स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन था तब भी किए। अच्छा, तब भी तो खौफ नहीं आता था, डर नहीं लगता था? नेचुरली डर लगता था, बीइंग ह्यूमन बीइंग डर लगता था, बट देन
एक फ़र्ज़ है, कुछ उसको तो निभाना है। इट इज़ एज गुड एज जब खुदा न खास्ता कोई जंग होती तो आर्मी को जाना है फ्रंट पे। सो इज़ द सिचुएशन डॉक्टर्स के साथ भी ये हुआ। हमारे रेजिडेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया, बड़ा बहादुरी से काम किया है और बहुत सारे उनमें से पॉजिटिव भी आए और सब ठीक हैं इस वक्त। इंशाल्लाह सारे ठीक हैं इस वक्त माशाल्लाह, मतलब ठीक हो गए, रिकवर हो गए, लेकिन काफ़ी फाइट किया उन्होंने और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आई वुड से कि फोर फ्रंट पे वही थे। ऑब्वियसली जहाँ हमारी इनपुट थी हम थे, बट मेनली उन्होंने इमरजेंसी में 24/7 देवर अवेलेबल। सर्जरी की ज़रूरत थी जहाँ वो भी की, और उन दिनों में जो फैसिलिटी भी इतनी ज़्यादा और इतना फेयर फैक्टर बहुत ज़्यादा था, आपने खुद ही देखा होगा। हालांकि केसेस नंबर ऑफ कम थे, पर लोग डरे हुए बहुत जी। जैसे आपने कहा कि लोग डरे हुए बहुत थे। अब डॉक्टर साहब आपसे ही जाना, ये तो सारी कोरोना और कोविड को लेकर परेशानियां हैं। एक पेशेंट आपके पास आता है, वो कोविड पॉजिटिव भी है, लेकिन साथ में ही उसकी स्पाइन की इंजरी भी है, या उसका घुटना टूटा हुआ है, या मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, तो उस केस में डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है जी कि नहीं, वहाँ ट्रीटमेंट तो करते नहीं, सीधा कह देते हैं अमृतसर चले जाओ। वेल अनफॉर्चुनेटली कहने और करने में और दिखने में बड़ा फ़र्क है। प्रैक्टिकली चीज़ें डिफरेंट हैं। इवन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी है जहां हमें लगा कि उसका डिले ट्रीटमेंट लाइफ थ्रेटनिंग या लिम थ्रेटनिंग होगा तो वो ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। फॉर्चुनेटली ऑर्थोपेडिक में मेजॉरिटी पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग बड़े कम इंजरीज होती हैं, ठीक, तो हफ्ता 10 दिन वेट कर सकते हैं। बट जहाँ जैसे मैंने कहा ओपन फ्रैक्चर है, जहाँ जो पस है, वो अनफॉर्चुनेट वो डिले नहीं कर सकते, वो ऑपरेट कर रहे हैं और वो ऑपरेट हो रहे हैं। अब रही बात, आप नंबर कितना कम हुआ डॉक्टर साहब? नंबर डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली पहले कम हुआ था, अब नंबर ऑलमोस्ट पिकअप हो गया है। कितना नंबर आज इस वक्त आप अगर सर्जरी जो मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज में परसेंटेज पहले अगर हम 100% प्री कोरोना लगा रहे हैं तो ऑलमोस्ट वी स्टार्टेड टचिंग अराउंड 50 to 60% राइट नाउ। अच्छा, तो लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। वो खौफ खत्म हुआ? थोड़ा काफ़ी हद तक खत्म हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, लोगों का वो परसेप्शन, एक लोगों का अडेप्टेबिलिटी आ गया। लोगों को लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी देर की गेम है, 1-2 महीने की। पहले लग रहा था कि हो सकता है 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद सब ठीक हो जाए, खत्म हो जाए, तो कुछ तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि लाइफ को इतने रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे आप, तो नेचुरली लोगों ने अब आना, नेचुरली लोग अपना प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी जितना भी हो रहा है। बट हैविंग सेड, नंबर ऑफ केसेज इन ओपीडी वो भी बढ़ गए, एडमिशन भी बढ़ गई, सर्जरी भी कर रहे हैं रूटीनली, वो चीज़ें काफ़ी हद तक पिकअप हुई हैं। जी डॉक्टर साहब, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी जी, वो ये क्या है और कैसे ये एक आदमी समझ सकता है कि ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से मेरे कभी दाएं बाजू में दर्द हो रहा है, कभी बाएं बाजू में दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है? क्या ये सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के कारण हो रहा है? पहले तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी क्या है, दूसरा क्या ये सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के कारण है या इसकी कुछ और वजूहात भी हैं? इसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की जहाँ बात किया आपने, तो बेसिकली स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि मोस्टली बाय बर्थ या इवन आफ्टर बर्थ, जैसे कोई हड्डी टूटी है या कोई और प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हुई है, कोई लगी है, तो वो आपकी ग्रोथ, इंसान की जो ग्रोथ है एबनॉर्मल हुई है, स्पाइन का कर्व एबनॉर्मल हो गया, लिम कोई छोटा हो गया, फॉर एग्जांपल लिम टेढ़ा हो गया, पाँव टेढ़े हुए, कभी कभी हिप जो डिसलोकेट होते हैं बाय बर्थ, तो वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी में आता है। दूसरा है जो कारण, जैसे बाद में इन्फेक्शन हुआ, कोई इंजरी हुई, उसके बाद हड्डी प्रॉपर पोजीशन में नहीं जुड़ी, तो वो भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी क्रिएट कर सकते हैं। नेचुरली दैट बिकम्स द कॉज ऑफ प्रॉब्लम कि आपको उसको मरीज को दर्द भी होगी, मरीज को कोई इन स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज को भी इस वक्त ऑर्थोपेडिशियंस कामयाबी के साथ ठीक कर रहे हैं, या इन स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज को जो बचपन से आपके साथ हैं इनको ठीक करना या इनको करेक्ट करना मुमकिन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कि मुमकिन नहीं है, और साइमल्टेनियसली मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप टोटल नेचुरल स्ट्रक्चर रिस्टोर करोगे जो नेचर ने अदरवाइज करना था। इट हैज़ टू स्ट्राइक ए मिड बैलेंस। कुछ स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी उनमें ज़रूरत ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्कोलियोसिस कहते हैं, स्पाइन थोड़ा सा टेढ़ा, अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा है तो वो एक्सेप्टेबल है, वो विद इन रेंज है, वो आराम से एक्सेप्ट हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं कि ऑपरेशन करने की। ठीक। बट अगर बड़ा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है तो उसको आजकल सर्जरियाँ करके, कभी 1 स्टेज सर्जरी, कभी 2 स्टेज सर्जरी, एट सम स्टेज वो ठीक किया जाता है। सो इसके अंदर जैसे काफ़ी बच्चे पैदा होते हैं पाँव टेढ़े, पाँव अंदर की तरफ या पाँव नीचे की तरफ होता है, उसको आस्ता आस्ता पहले प्लास्टर लगाते हैं, फिर छोटा मोटा सर्जरी करके हिप डिसलोकेट होते हैं, उसको भी आप, तो काफ़ी हद तक साइंस ने इतने एडवांसमेंट कर ली है कि काफ़ी हद तक चीज़ें रिकवर कर रही हैं। डॉक्टर साहब, पढ़ते पढ़ते या बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से भी क्या आपकी पीठ में दर्द हो सकता है?
क्या आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपके बाजू में अगर दर्द हो रहा है तो उसकी क्या वजूहात हैं, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? दूसरा, आप बहुत ज़्यादा देर तक अपने डेस्कटॉप की तरफ देख रहे हैं, लैपटॉप की तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं, तो उस वजह से क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली आज के टाइम के कंटेक्स्ट में आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। पोस्चर जो है बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूरी बॉडी के बायोमैकेनिक जो हैं, आप मसल जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली वेस्ट हो जाते हैं, मसल कमज़ोर हो जाते हैं अगर पोस्चर करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट पोस्चर इज़ रियली नीड ऑफ। और अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि मोस्ट ऑफ टाइम हम इंडोर हैं, ऑफिस में हैं, कंप्यूटर पे हैं, और जो टाइम बच गया वो फ़ोन पे है। और हमारा पोस्चर टोटल एबनॉर्मल हो गया। हमारी जो आउटडोर एक्टिविटी बड़ी लिमिटेड हो गई है। नॉर्मल एक्सरसाइज और वॉक, पहले ज़्यादातर एक्टिविटी आउटडोर थी, आपको वॉक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका वॉक बन जाता है। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली एक ये है कि मरीज़ जो आम इंसान है, टाइम भी कम है, 24 घंटे हैं उसके पास, और 36 घंटे का काम हर एक ने अपने सिर पे लिया हुआ है, बीच में सोना भी है, खाना भी है। तो और दूसरा लेजीनेस भी है, सेडेंटरी हैबिट्स हैं, आपको पोस्चर जो है नॉर्मल होता है, आप एक्सरसाइज प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, और उसका लॉन्ग टर्म में आपको सर्वाइकल हो जाता है। कभी किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है। सर्वाइकल को कैसे आइडेंटिफाई करें डॉक्टर साहब? सर्वाइकल बेसिकली इट्स अ वेग टर्म, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक टर्म। एंड कोई भी गर्दन में दर्द जो है बाय एंड लार्ज सर्वाइकल होता है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, बट दैट डज नॉट मीन कि हम खुद ही लेवल करना शुरू। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट कि आपकी जो गर्दन की दर्द है ये सर्वाइकल है या ये आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है? मेनली ये है कि हम ऑब्वियसली पहले एग्जामिन करना है, पेशेंट के साथ बात करनी है कि क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, उसका ऑक्यूपेशन कैसे है, कब वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कब कम होती हैं, बाजू में दर्द तो नहीं आती। बट अगर आपको मैं पूछूं कि कोई भी शख्स जो आपको इस वक्त कैमरे पे देख रहा है कि कहाँ पर उसको ये समझना चाहिए कि ये सर्वाइकल है और मुझे डॉक्टर साहब को जाना चाहिए? मैं ये कहूँगा इस क्वेश्चन में कि कोई भी पेन हो उसको खुद सर्वाइकल नहीं बनाना है, खुद का डायग्नोसिस नहीं बनाना। एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर बात करेगा, हिस्ट्री लेगा, एग्जामिन करेगा, फिर कोई ज़रूरत पड़ी एक्सरे या इन्वेस्टिगेशन करेगा, रूल आउट करेगा कि कोई और चीज़ मिस तो नहीं हो रही। कभी कभी हम सिंपल सर्वाइकल प्रज्यूम करते हैं, बट पता चला कि टीबी है, इन्फेक्शन है कोई, या फर्दर में अनफॉर्चुनेटली ट्यूमर है, कोई स्प्रेड हुआ है, मेटास्टेसिस, कैंसर टाइप भी होता है। सो प्रेजेंटेशन मोर और लेस सेम होती है। इट इज़ ऑलवेज मस्ट कि कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, स्पेशली अगर हफ्ते 10 दिन से ऊपर दर्द रह रही है और दर्द सीवियर है, खासकर रात में दर्द है, आपकी एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम पड़ रही है, तो डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से बात करें, टेस्ट करेंगे, वो एक्सक्लूड करेंगे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई सीरियस इशू है। ठीक, उसके बाद वो पोस्चर करेक्ट करवाएंगे और साथ में एक्सरसाइजेज और साथ में जो भी मेडिसिन वगैरह का रोल है वो बताएंगे आपको। जी सर। डॉक्टर साहब, झुकने में बहुत दिक्कत आ रही है, ये भी बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जी मैं तो रेगुलर वॉकर हूँ, लेकिन रेगुलर वॉकर होने के बावजूद जब मैं झुकता हूँ तो उसके बाद दोबारा खड़ा होना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। एक तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये किस चीज़ की अलामत है, इसको कैसे समझा जाए, और उसके बाद आप नए नौजवान बच्चे जो आपके पास आते हैं, खासकर यंगर जनरेशन जो आपके पास आ रही है, उसके बाद जो मिडिल एज लोग आपके पास आ रहे हैं या ओल्ड एज में आ रहे हैं, तो इन तीनों को भी डिफरेंशिएट करके थोड़ा ये बताएं कि यंगर ग्रुप्स में आप क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ देख रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें देख रहे हैं। और पहले ये कि ये जो मैंने आपको पीठ के दर्द के बारे में पूछा कि इसको लेकर भी लोग बहुत परेशान हैं और बहुत सारे लोग कैजुअली इसको ले लेते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। बाय एंड लार्ज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन लाइफ में एट सम स्टेज और अदर बैक पेन से सफ़र करती है। ठीक, मेजॉरिटी बैक पेन जो है। अच्छा, ये बैक पेन से आपकी मुराद क्या है, लोअर बैक या अपर बैक? मेनली लोअर बैक। अपर बैक जो है वो एक अलग चैप्टर है, बट मेनली जो है लोअर बैक। ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन एट सम स्टेज ऑफ टाइम वो बैक पेन से सफ़र करती है। तो मेजॉरिटी बैक पेन उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, और अगर पोस्चर करेक्ट किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, आपको सिटिंग का पीछे अगर ऑफिस में बैठते हो तो कोई थोड़ा बहुत कुशन यूज़ कर लो, गाड़ी में बैठते हो तो थोड़ा बहुत पीछे कुशन यूज़ कर लो, उससे एक आपका पोस्चर जो नॉर्मल स्पाइन का कर्वेचर है वो मेंटेन रहता है। और जो बंदा फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, वो वॉक कर सकते हैं, तो दैट इज़ क्वाइट गुड। ठीक, बट हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने पहले भी कहा, सर्वाइकल के चक्कर में जब भी आपको पेन किसी को है, अनफॉर्चुनेट स्पेशली रात को पेन है, बहुत सीवियर पेन है, जो छोटा मोटा पेन किलर लेके भी रिलीव नहीं हो रहा, या पेन के साथ फीवर है, या कोई डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होना शुरू हुई है, कोई स्वेलिंग है, टांगों में कोई कमजोरी शुरू हुई, टांगों में पेन दर्द जाता है, खुदा न खास्ता पेशाब पे कंट्रोल कम हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। ठीक, और ये बैक एक भी ऐसा जैसे डिस्क बड़ा कॉमन काज है, और मोस्टली लोग भी कहते हैं कि हमें डिस्क हो गया, कोई भी कमर दर्द, बट हर कमर दर्द डिस्क नहीं है। ठीक, और हर डिस्क से कमर दर्द भी नहीं होता, कभी कभी डिस्क से सारी खाली टांग में दर्द होता है,
कमर में दर्द नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए बेटर तरीका है कि डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर देखेगा, बात करेगा, तो पूछेगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कैसे हुई, उसके बाद टेस्ट वगैरह, एक्सरे, कोई ज़रूरत पड़े तो MRI, ब्लड टेस्ट करके एक्सक्लूड करेंगे कि आपको कोई सीरियस इशू तो नहीं है। ठीक, कभी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत है, जैसे टीबी बड़ा कॉमन है, ऑलमोस्ट हम हफ्ते में 3-4 पेशेंट जो बोन के टीबी के पिकअप करते हैं। अच्छा। जो सिंपल बैक एक के साथ या कमर दर्द के साथ आते हैं। ठीक है, तो उसका टेस्ट करना और पिकअप करना, डायग्नोसिस बनाना बड़ा ज़रूरी है। मरीज के लिए रिएश्योरेंस है, डॉक्टर के लिए रिएश्योरेंस है कि भाई कोई चीज़ मिस नहीं हुई। ठीक, वंस एक बार डायग्नोसिस बन गया, आपको डूज एंड डोंट बताएंगे, फिर दवाइयों पर बड़ा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर एक्सरसाइज, वॉक और पोस्चरल करेक्शन जो है दैट इज मेन रिक्वायर्ड। कभी कभी जैसे आपने कहा पोस्चरल करेक्शन, अब डॉक्टर साहब एक और चीज़ है कि वॉक आप कर रहे हैं। जी सर। जी, मैं तो सुबह भी 1 घंटा लगाता हूँ, शाम को भी 1 घंटा लगा रहा हूँ, बस सिर्फ वॉक कर रहा हूँ। उससे भी बहुत सारे लोग अब ये शिकायत कर रहे हैं कि जी जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ वॉक, उससे कहा जा रहा है कि भाई घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। आपसे समझना चाहूँगा कि वॉक का क्या कॉन्सेप्ट लोगों के जहनों में होना चाहिए, क्या ये सिर्फ चलना है या इसके अलावा बाकी एक्टिविटीज़ करना भी है, हाथ पाँव बाजू सब चीज़ें हिलाना भी है, या सिर्फ वॉक करते रहें तो आप ठीक ठाक रहेंगे? हमारे अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है, हमारे प्रॉब्लम है फैशन की। फैशन इन द सेंस, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट फैशन की कोई भी चीज़ आए, वो वॉक कर रहा है तो फिट हो जाएंगे, मैं भी वॉक करता हूँ फिट हो जाऊँगा। और हम कुछ चीज़ें एक्सेसिव करते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, एक्सेस ऑफ गुडनेस इज ऑल्सो बैड। To be, it's recommended walk है कि 20 to 30 minutes वीक में अराउंड 5 days a week is good enough. That is recommended. अगर आप 2 घंटे चलोगे, especially I have seen people कि जो 50 और 60 के बाद भी स्किपिंग करते हैं, वो that is really harmful घुटने के लिए। और अगर आपका फुटवेयर अच्छा नहीं है, जूता अच्छा कंफर्टेबल नहीं है, कुशन वाला नहीं है, खासकर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पार्क्स नहीं है, वॉकवेज वैसे नहीं है, वॉक करने के काबिल वॉकवेज नहीं है, हम रोड में करते हैं, कंक्रीट पे करते हैं, दैट इज नॉट गुड न्यूज एट ऑल, घुटनों के लिए नहीं है गुड। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉक भी करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो एकदम 2 दिन में ही फिट होना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वी एंड अप इन ट्रबल। और उसके बाद घुटने दर्द करने शुरू हुए। बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया आपने कि इसमें वाकई हमें देखना चाहिए कि रिकमेंडेड कितना है, वो ताकि हम उसको मेंटेन कर पाएँ लाइफ लॉन्ग। और ये वॉक करनी भी कहाँ है? अक्सर आप सुबह देखेंगे तो लोग जो हैं वो सड़कों के किनारों पे चल रहे हैं, वॉकवे जो बना हुआ है वो भी क्या कहते हैं बाज़ाब्ता, उसके ऊपर टाइल शाइल ठीक ठाक लगी हुई, कंक्रीट है, उसके ऊपर चल रहे हैं। आप क्या एडवाइस करते हैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन कि वॉक आपको जब करनी है तो कहाँ करनी है विच इज़ गुड फॉर योर लेग्स, और जो कम से कम आपके जो नीज है उनको भी ठीक रखे और उसका फ़ायदा भी आपको पहुंचे? आइडियली स्पीकिंग, अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव प्रॉपर सरफेस, उतना नहीं है एडिक्वेट क्वांटिटी में कि हर जगह अवेलेबल हो। नॉर्मल सरफेस पे जो है कि ग्राउंड पे, मिट्टी पे, पार्क में जो रिकमेंडेड वो है, और क्वेश्चन इवन सरफेस पे, वो भी हिली एरिया में या अप डाउन करना, दैट इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल। बैक के लिए भी कभी कभी हार्मफुल होता है और घुटनों के लिए इन पर्टिकुलर। इसमें भी लोग ये कहते हैं जी कि बहुत सारे लोग जो हैं जो मांडा वॉक करने जाते हैं, तो जब आप उनसे बात करते हैं आप कहते हैं जी आप मांडा वॉक, हाँ जी मैं तो जाता हूँ, मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि मेरा दिल बिल्कुल ठीक ठाक है। तो दिल तो आपका ठीक ठाक हो जाता है लेकिन हड्डियां आपका जो है हड्डियां बैठ जाती है। वेल टू बी ऑनेस्ट, मेजॉरिटी काम जो हम अगर करें एविडेंस बेस्ड, विच मीन कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है, तो तब हम चीज़ ठीक तरीके से करते हैं। अगर हम विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस से खुद अपनी मर्जी से, और फॉर दैट मैटर फैशन स्टेटमेंट और एक रेस के चक्कर में करें कि वो कर रहा है तो मैं इतना कर रहा हूँ, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, रादर इट विल बी हार्मफुल। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट जो भी सुन रहे हैं उनसे ये होगा कि जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं एक तो वो करें, दूसरा तरीका पूछें कि क्या डूज एंड डोंट्स। फॉर एग्जांपल आजकल योगा है, ठीक, काफ़ी लोगों ने ये भी सोच रहे हैं कि योगा करने का मतलब बीमारी हमारे नज़दीक भी नहीं आएगी, विच इज़ आल्सो नॉट द फैक्ट। योगा सबका इलाज होता है, सबका 100% होता तो हॉस्पिटल बंद होते, डॉक्टर एलोपैथिक कोई डॉक्टर फिर सब योगा ही करते, सारे योगा। वो क्या करते हैं कि उल्टे सीधे पोस्चर में, खासकर 60 के बाद भी नीचे चौकड़ी मार के आर्ट पोस्चर में बैठते हैं। आफ्टर दैट उनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द वो शुरू हो रहा है। रिकमेंडेड एक्टिविटी सबसे बेस्ट है कि बॉडी को सुने, बॉडी इज बेस्ट जज, जितना बॉडी अलो कर सके उतना करें। और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आफ्टर 40 उतनी नहीं रहती। आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स स्टार्स वो रिटायर होना शुरू हो जाते हैं 35 और 40 के बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल। नॉट दैट कि उनको अपना सेलिब्रिटी स्टेटस अच्छा नहीं लगता या वो पैसे नहीं कमाना चाहते, क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रहती नहीं, बॉडी उतना अलो ही नहीं करती कि वो ले सके। आफ्टर 40 तो वियर एंड टेयर है, आपको एक मेंटेन करके चलना है ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग चल सको। अगर आप ये कहोगे कि मैं एट 50-60 भी सेम फ्लेक्सिबिलिटी जो 20s में या 30s में थी, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दैट मीन
वी आर थिंकिंग अगेंस्ट द नेचर। अनफॉर्चुनेटली नेचर इज बिगर देन साइंस, नेचर इज बिगर देन अस, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जी बिल्कुल आखिर में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर नवीद बशीर रोनियाल जी सर, इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, उनको इसी कोविड की लड़ाई में उनको शहादत नसीब हुई। उससे पहले डॉक्टर रजत वो भी शहीद हुए। डॉक्टर साहब, क्रिटिसिज्म जब आप लोग सुनते हैं, जब टेलीविज़न के ऊपर आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है, कोई फेसबुक के ऊपर हम लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी मेडिकल कॉलेज में तो कुछ नहीं हो रहा, लोग मर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं कर रहे, डॉक्टर ये हैं, डॉक्टर काम नहीं करते, तो क्या आपको ये कई बार नहीं मतलब थैंकलेस सा प्रोफेशन है हमारा कि हम लोग, कोई ये नहीं सोचता कि कोई आइसोलेशन वार्ड में जाके राज़ी नहीं, घर के लोग आइसोलेशन वार्ड में जाके राज़ी नहीं। और हमने ये भी देखा कि सिर्फ आइसोलेशन वार्ड की बात नहीं, बल्कि किसी की माता जी की डेथ हो गई, किसी के घर का कोई सदस्य जो है उसकी मौत हो गई इसी कोविड-19 के बीच में, तो लोग जनाजा पढ़ने नहीं गए, लोग जो है आखिरी रसूमात में शामिल होने नहीं गए लोगों ने। और यहाँ तक भी हमने देखा कि तवी के किनारे पर हमने देखा कि एक अर्थी को कांधा देने के लिए लोग नहीं मिले, 2 भाई जो है वो तवी के किनारे पर मर गए, और ये सब दृश्य हमने देखे। उसके बीच में आप लोग इतना काम करते हैं, क्या जब ये आपके कलीग्स या आपके साथी कभी कोविड-19 पॉजिटिव होते हैं, उनकी शहादत का सुनते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा, डॉक्टर दारा सिंह आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट, टाइफाइड भी था और कोविड-19 भी था, तो जब इन कलीग्स के बारे में सुनते हैं, उनके हालात के बारे में सुनते हैं, उनके अहवाल के बारे में सुनते हैं, और ख़ुद को देखते हैं कि जब आप घर जाते हैं तो आपकी बेगम भी आपसे दूर हैं, आपके बच्चे भी आपसे दूर हैं, आपके बच्चे ने कोई बड़ा अच्छा काम किया, कोई टॉप किया है, कुछ किया, गले नहीं लगा सकते आप, बिकॉज यू आर ऑलवेज। तो इन सब चीज़ों को देखकर जहन में क्या आता है, खासकर डॉक्टर नवीद बशीर रोनियाल, डॉक्टर रजत और कई और डॉक्टर्स जो इस कोविड के बीच में पॉजिटिव हुए, फिर वापस आए और इस वक्त लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? पहले आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया कि एक तो कि आपको ये लगता है कि थैंकलेस जॉब नहीं है, यानी आंसर इज कि ये थैंकलेस जॉब नहीं, ये बहुत अच्छा जॉब। रही बात आपने क्रिटिसिज्म की, चाहे वो फेसबुक, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एज ए होल सोसाइटी थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गई है, वो चीज़ें चली गई हैं कि नेक्स्ट टू गार्ड समझते थे। दिस इज नॉट फॉर डॉक्टर्स, किसी भी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर। ओवरऑल सोसाइटी हमारी मॉरल वैल्यू डिटोरिएट हुई है। रातों रात हम रिजल्ट चाहते हैं, सेंसेशन चाहते हैं, वी बिलीव इन सेंसेशन के किसी न किसी की बदनामी हो रही है तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेट विदाउट वेरीफाइंग फैक्ट, और उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी ये नहीं हम सोचते कि किसी के बारे में अगर स्टोरी फॉल्स है, अगर सही है तो ठीक बात है, पर खुदा न खास्ता अगर फॉल्स स्टोरी चली गई तो वो सेंसेशन बनी तो उसका दिल तो दुखी हुआ। हमने तो हंसी लिया, हमने तो मजाक ले लिया, हमने तो कर लिया कि डॉक्टर काम नहीं करते, पर डॉक्टर सुबह से शाम तक खाली पेट भी था, उसने पीपीई किट भी पहनी हुई थी, उसने पानी भी नहीं पिया, और वो मरीजों के साथ जूझ रहा था, रिसोर्स लिमिटेड थे, ठीक है। बट उसके बावजूद अगर ऑनेस्टली आंसर दो तो मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं, हमें डॉक्टर्स को नहीं पड़ता। रीज़न उसका ये है कि डॉक्टर जो काम करता है, एक जब प्रोफेशन को एक्सेप्ट करता है तो उसको ये पता होता है कि क्रिटिसिज्म होने, या कई बार डॉक्टर ऐसा होता है कि कोई आदमी जो आपके कोई वीडियो के नीचे कोई कमेंट कर देता है या कोई गाली दे देता है, और शाम को पेशेंट बन के जब आपके पास आता है तो टू बी ऑनेस्ट उस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है। अगर आप हर चीज़ को रिएक्शन करेंगे तो इलेजिटिमेट चीज़ लेजिटिमेट बन जाती है। हमें अगर जो मेडिकल कॉलेज में या कहीं भी काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा है कि हमने कॉन्शियस को क्या जवाब देना है, शाम को ऊपर वाले को क्या जवाब देना है। अगर हम काम कर रहे हैं तो मेनली अपने कॉन्शियस के लिए, अगर फॉर्मेलिटी करनी हो, जिस तनख्वाह के लिए काम करना हो तो बड़ा आसान सा तरीका आप कर सकते हो, वो तरीका भी वोट आपने प्रोफेशन एक्सेप्ट किया है, आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूजली डिफरेंट। और आप रोज़ अगर ये कहोगे मेरे को रोज़ सर्टिफिकेट कोई देगा किसी का, वो नहीं होता। आजकल सर्टिफिकेट किसी को कोई नहीं दे रहा, हर एक को एप्रिसिएशन भी होती है, और मेजॉरिटी ऑफ लोग आजकल क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं। और उस चक्कर में ना पड़ के, अगर उस चक्कर में पड़े तो हम अपने आप को रोज़ डिफेंड करते रहेंगे, और रोज़ डिफेंड करके फ़ायदा नहीं होता। तो टू बी ऑनेस्ट उसके थोड़ा सा बियॉन्ड जाके काम करना पड़ता है। हमने एक्सेप्ट करना है, वी हैव टू लव आवर प्रोफेशन, विच इज़ द केस एक्चुअली। हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है बड़ा वीआईपी, हमारे पीछे आगे पीछे सिक्योरिटी वाले या गाड़ियाँ दरवाजे नहीं खोलते कोई भी। हमारा एक प्रोफेशन है मिडिल रैंक में, जहाँ है कि हमें खुद सेटिस्फेक्शन होती है, कुछ हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक सफरिंग आता है। हमारे पास लोग आते हैं, हेल्पलेस लोग आते हैं, हमारे पास कोई मर्जी से नहीं आता है, कोई शौक से नहीं आता कोई, ठीक है। तो जो भी हमें वो सेटिस्फेक्शन जो होती है, हमें इलाज करके, एक मुश्किल में है, एक ख़राब सा केस हो गया, टांग किसी की ख़राब होगी, उसको जब ठीक करते हैं, वो वापस चलते हुए देखें, तो हमारे लिए उतना ही ग्रेटिफिकेशन मोर देन इनफ है। हमें किसी का कमेंट पोस्ट फेसबुक से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी यही समझाता हूँ कि हमें उसके
किसी कमेंट से बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये कमेंट करके तो अब क्या हो गया क्या हमने अपना काम करना है अपने कॉन्शियस के लिए, रिलीजियसली काम करना है जितना कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल। अनफॉर्चुनेट वर्ड इज प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है। मेडिकल कॉलेज में देख रहे हो आप पूरे रीजन का रश यहाँ ही होता है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर पेशेंट को उस तरह अटेंड करोगे विद रजिस्टर। उसके बावजूद डॉक्टर खासकर जूनियर डॉक्टर मैं सैल्यूट करूँगा उनको। रेजिडेंट पीजीज हमारे रजिस्ट्रार हमारे दिन रात बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जितना हो सकता है। अगर आप ये कहो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे दोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज भी नहीं पॉसिबल, वो एक्सपेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। बट जितना भी है फिर भी ऑब्वियसली डेफिशिएंसीज हैं, ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट का स्कोप है, ऑब्वियसली डॉक्टर का भी कसूर हो सकता है। हमने स्टिल इंप्रूव करना है। वी आर मतलब नॉट 100%, अपना डेफिशिएंसीज होंगी, बट पब्लिक को भी कोऑपरेट करना है। पब्लिक को भी करना है कि भाई चीज़ें रियलिटी क्या है, जेन्युइन चीज़ क्या है और नॉन जेन्युइन चीज़ क्या है। मेडिकल कॉलेज को थोड़ा डिकंजेस्ट करें, अननेसेसरी चीज़ों के लिए मेडिकल कॉलेज में ना आए, तो वो बात है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल गनी।